गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम क्लास में इतिहास में पार्ट 1 यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 भारत में सत्ता की स्थापना, जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना है उसके बारे में आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कर्नाटक युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हम पढ़ रहे थे, इसको कंटिन्यू रखेंगे कि मीर कासिम कंपनी पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था। अब मीर कासिम कौन था? दामाद मीर कासिम था। किसका दामाद था? नवाब मीर जाफ़र का। प्लासी के युद्ध के बाद जब बंगाल का नवाब मीर जाफ़र कंपनी की कठपुतली के समान शासक बनकर रह गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया? अंग्रेज़ों को भेंट देना शुरू कर दी और रिश्वत देना शुरू कर दी। तो उसके खजाना क्या होने लगा? खाली होने लगा। कंपनी और उसके दलाल किसानों ने और दस्तकारों ने लूट मचा दी। यहाँ तक कि कंपनी कम से कम मूल्य पर दस्तकारों को अपना सामान विक्रय करने के लिए विवश करने लगी। नवाब मीर जाफ़र कोई कठोर निर्णय लेता तो कंपनी ने उसे हटाकर गद्दी पर किसको बिठा दिया? उसके दामाद मीर कासिम को। अब मीर कासिम ने क्या किया? कंपनी पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था। उसने शक्ति संचय का प्रारंभ कर दिया। उसने शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दी। उसने अंग्रेज़ों के वफादार अफसरों को नौकरी से हटा दिया, नया सैनिक संगठन खड़ा कर दिया, व्यापारिक चुंगी सभी के लिए समाप्त कर दी, जिससे कंपनी को क्या हो गया? नुकसान हो गया। परिणाम क्या हुआ? 1763 ईस्वी में नवाब मीर कासिम और कंपनी के मध्य युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और भागकर कहाँ चला गया? अवध चला गया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला ने भी वो भी क्या था? अंग्रेज़ों से नाराज़ था। तो उसने भी मुग़ल सम्राट शाह आलम दिल्ली से भागकर अवध में ही निवास कर रहे थे पहले से। तो तीनों ने मिलकर, तीन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर बक्सर नामक स्थान पर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कंपनी की सेनाओं के साथ युद्ध किया, जिसको नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। मुग़ल सम्राट और दोनों नवाब युद्ध में पराजित हुए और 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। अब उस संधि की शर्तें क्या थी? क्या संधि थी? कि अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। दूसरी क्या थी संधि में बात? कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से पृथक कर मुग़ल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। और तीसरी बात थी कि चुनार का दुर्ग अंग्रेज़ों को मिलेगा। और चौथी संधि क्या करी उन्होंने? अंग्रेज़ों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। इस प्रकार से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की गई। मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ भी संधि हुई। उसमें उन्होंने क्या बातें रखी? कि अवध से कड़ा व इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र लेकर मुग़ल बादशाह को दिए गए। अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। और तीसरी बात क्या थी? इस सहायता के बदले मुग़ल बादशाह ने 12 अगस्त 1775 को एक फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों का आश्रित हो गया और अवध उनका मित्र बन गया। अवध से मित्रता हो जाने के कारण कंपनी को मराठों के आक्रमण का डर नहीं रहा और मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार बढ़ने लगा। किस प्रकार हुआ? कि बंगाल का आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेज़ों ने दक्षिण की ओर दृष्टि डाली। दक्षिण भारत में उस समय मराठे, हैदराबाद का निज़ाम और मैसूर में हैदर अली, ये तीनों प्रमुख सत्ताएं थीं। इन तीनों सत्ताओं को एकजुट होने से रोकना यह अंग्रेज़ों का ध्येय बन गया। उन्होंने निज़ाम को मराठों व हैदर अली से बचाने का लालच दिखाकर कुछ प्रादेशिक लाभ देकर अपनी ओर मिला लिया। अब पहला संघर्ष किसके बीच हुआ? अंग्रेज़ और मैसूर के बीच। इसमें मैसूर के वाडियार राजा दुर्बल हो चुके थे। उनके योग्य और कुशल सेनानायक हैदर अली ने राजाओं
हैदर अली ने राजा को पदच्युत करके सत्ता पर अधिकार कर लिया। हैदर अली अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण शंकित था, उसको शंका थी। तो सत्ता की प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज और मैसूर के बीच सन 1767 से 99 तक 4 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के काल में, इसमें हैदर अली विजय रहा। विवश होकर अंग्रेजों को वहाँ संधि करना पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली को आश्वासन दिया कि मैसूर पर मराठों द्वारा आक्रमण किए जाने की अगर स्थिति होती है तो अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। किंतु अंग्रेजों ने इस आश्वासन को निभाया ही नहीं। इस कारण दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हो गया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने हैदर अली की सहायता की। इस बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी उसने रखा। अपनी स्थिति दुर्बल होते देख टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। टीपू अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। उसने मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित और सुसज्जित करने का प्रयास किया। टीपू के प्रयासों से अवगत होते ही अंग्रेजों ने तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कर दिया। निजाम तथा मराठे अंग्रेजों से मिले हुए थे, इस कारण टीपू अकेला लड़ता रहा। अंग्रेजों ने उसे पराजित कर दिया। संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग किसको सौंपना पड़ा, अंग्रेजों को। कुछ ही समय के बाद टीपू ने एक बार पुनः अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। उसने अपने दूत अरब, काबुल, कुस्तुतुनिया, फ्रांस व मॉरिशस भेजकर सहायता प्रदान करने का प्रयास भी किया। उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वेलेजली ने टीपू के विरुद्ध चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध छेड़ दिया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ, मारा गया और मैसूर पर किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेज मराठा संघर्ष, इसके बाद किसका संघर्ष आता है, अंग्रेजों और मराठों का, जिसे मुंबई अंग्रेजों के पश्चिम भारतीय व्यापार का केंद्र था, किंतु उसके आसपास के प्रदेश पर मराठों की सत्ता थी। इस कारण से अंग्रेज वहां अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे। मैसूर के बाद केवल मराठों की सत्ता अंग्रेजों के लिए एकमात्र चुनौती थी। मैसूर तो वो जीत चुके थे, उस पर कब्जा भी कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें किसको जीतना था, मराठों को। अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे। दुर्भाग्य से सन 1761 में अब्दाली के हाथों पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने पर मराठों की स्थिति कैसी हो गई, कुछ दुर्बल सी हो गई। किसी समय योग्य पेशवा माधव राव की मृत्यु होने के कारण अल्पवयीन उत्तराधिकारी के विरुद्ध उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। नाना फडणवीस और मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर ने इसका विरोध किया। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से एक संधि करके उनसे क्या ले ली, सहायता ले ली। इस प्रकार से मराठों के मामलों में अंग्रेजों को प्रवेश का अवसर मिल गया और वे तो मौका ढूंढ ही रहे थे कि किसी भी तरह से हम मराठों के पीछे जाएं और अपना जाल फैलाएं। 1775 में अंग्रेज मराठों के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहा, उसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। आने वाले 20 वर्ष तक दोनों में शांति बनी रही और कुछ भी नहीं हुआ। मराठे वहाँ पर अपना राज्य करते रहे। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया, जब तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। अंग्रेजों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले में पेशवा ने उनकी सभी शर्तें स्वीकार की। शक्तिशाली मराठा सरदारों भोसले, सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1803 में युद्ध छेड़ दिया। महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेज सेना के सामने वे टिक नहीं सके क्योंकि अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली थे। अंततः दोनों सरदारों को अंग्रेजों से अलग अलग संधि करने पर विवश होना पड़ा। आरंभ में होलकर इस युद्ध में अलग रहा था, किंतु उसने शीघ्र ही स्वतंत्र रूप से युद्ध शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर के राजा ने उनका साथ भी दिया। अंग्रेजों की सेना ने यद्यपि होलकर को पराजित कर दिया
तथापि वे भरतपुर को नहीं जीत सके और अंत में अंग्रेजों ने उससे शांति संधि कर ली। तीसरा जो अंतिम मराठा युद्ध आता है वो 1817 और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। पेशवा पूर्व में ही अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर चुके थे और उधर ब्रिटिश रेजिडेंट ने उन पर नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही में पेशवा को भी बाध्य किया गया कि वह मराठा संघ का नेतृत्व क्या कर दे, छोड़ दे। उधर पेशवा द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रुद्ध हो गए और युद्ध शुरू कर दिया। भोसले होलकर ने उन युद्ध की घोषणा कर दी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोसले होलकर और पेशवा को पराजित किया। पेशवा के राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज को सतारा में दे दिया गया और शेष अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। अन्य मराठा सरदारों में भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्तियों में कटौती करके उनको अंग्रेजों के संरक्षण में राज्य करने का अधिकार मिला। इस प्रकार से मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने भारत के प्रमुख सत्ताधीश बन गए। अब उत्तर भारत में भी कब्जा कर लिया उन्होंने और दक्षिण भारत में भी। इस प्रकार से उनकी जीत हुई। अगले भाग में हम पढ़ेंगे वेलेजली की सहायक संधि।